नमस्कार साथियों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग जो है काव्य शास्त्र को शुरू करने वाले हैं और ये काव्य शास्त्र आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। मित्रों, क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो बेचारे यही चाहते हैं कि सर काव्य शास्त्र और जो है आप हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास करवा दीजिए। तो मैंने आज काव्य शास्त्र को भी शुरू किया है। आप निश्चित रूप से आपको फायदा होगा और मैं बहुत डिटेल से पढ़ाता हूँ, ये आपने भी देखा होगा। तो काव्य शास्त्र जो है अच्छे से आप लोग पढ़िए। काव्य शास्त्र में आज हम लोग सबसे पहले जो शुरू कर रहे हैं वो शुरू कर रहे हैं हम लोग छंद। काव्य शास्त्र में सबसे पहले आज हम शुरू करते हैं यहाँ पर छंद। छंद एक ऐसा टॉपिक है जहां से कोई ना कोई प्रश्न हर बार पूछा गया है। तो छंद से हम लोग शुरू करते हैं और एक न एक प्रश्न यहाँ से जरूर आएगा और आपको ये देखने को मिलेगा यार कहीं दूसरी जगह से हट के पढ़ाते हैं सर। ये चीज आपको हमेशा बेस्ट लगेगी इस चैनल पर। तो मित्रों, निश्चित रूप से चैनल से जुड़िएगा, आपको बहुत फायदा होगा। सबसे पहले बात करते हैं, छंद हम लोग पढ़ रहे हैं, आप भी टॉपिक डाल के इसी तरह से छंद पढ़िएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे छंद की जो है व्युत्पत्ति कैसे हुई है। छंद की जो है उत्पत्ति कैसे होती है हम लोग यहाँ पर देखते हैं। छंद शब्द छद या छद, ठीक है, धातु में असुन प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय? असुन प्रत्यय, प्रत्यय के योग से बना शब्द बना है। अच्छा, बना है, जिसका अर्थ या जिसका शाब्दिक अर्थ, याद रखना इसका, जिसका अर्थ या जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है ये सबको पता होना चाहिए। नियमबद्ध या फिर आच्छादित करना, ये इसका अर्थ होता है मित्रों। तो याद रखना व्युत्पत्ति कैसे हुई छंद शब्द की। छद या छद धातु में असुन प्रत्यय हमने जोड़ा तो उससे उत्पत्ति किस शब्द की हुई? छंद की उत्पत्ति हुई, जिसका अर्थ या जिसका शाब्दिक अर्थ होता है नियमबद्ध या फिर आच्छादित करना। ठीक है, इसके बाद में हम लोग बात करेंगे इसकी परिभाषाओं की। देखो, जो परिभाषा है, परिभाषा वैसे आती नहीं है लेकिन फिर भी पूछ ली जाए तो हम लोगों को पता होना चाहिए क्या परिभाषा क्या होती है। यहाँ पर परिभाषा बहुत जरूरी है याद होना। वैसे तो जिस काव्य पंक्ति में, बहुत सिंपल सी परिभाषा है, जिस काव्य पंक्ति में यति गति लय तुक, यति गति लय और तुक, साथियों नोट्स बनाते जाइए आप, कोई संशय नहीं है, आपका कोर्स कंप्लीट होगा, बस आप बनाते जाइए। यति गति लय तुक चरण, यति गति लय तुक चरण गण, ठीक है, वर्णों या मात्राओं, वर्णों या मात्रा, वर्णों या मात्रा की संख्या आदि का ध्यान रखकर शब्द योजना की जाती है। उस काव्य पंक्ति को छंद कहते हैं।
उस काव्य पंक्ति को क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। तो ये परिभाषा है। हम इन सब चीजों को देखेंगे एक एक करके। मैं सबकी डेफिनेशन भी बताऊंगा और सबको समझाऊंगा भी आपको। यति, गति, लय, तुक, चरण, गण, वर्णों या फिर मात्रा की संख्या आदि का ध्यान रखा जाता है और उस शब्द योजना की जाती है, उस काव्य पंक्ति को ही हम क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। और छंद की उत्पत्ति कैसे हुई ये मैंने आपको बता दिया है। तो आप अच्छे से इनको लिखिएगा। मेरे हिसाब से लिख लिया होगा आप लोगों ने। बढ़ते हैं हम लोग आगे, है ना। देखो अब आगे बात करते हैं इसी क्रम में छंद का उल्लेख। सबसे पहले जो इसको भी अच्छे से याद रखना कि छंद का उल्लेख सबसे पहले कहां देखने को मिलता है। छंद का उल्लेख जो है सबसे पहले कहां देखने को मिलता है ये भी हमें पता होना चाहिए, कहां देखने को मिलता है, ठीक है ना। सबसे पहले छंद का उल्लेख कहां पर मिलता है? ऋग्वेद के दसम मंडल के 90वें सूक्त यानी कि पुरुष सूक्त था ना। ये ऋग्वेद का जो पुरुष सूक्त है, 90वें सूक्त या पुरुष सूक्त के 9वें मंत्र में मिलता है। 9वें मंत्र में मिलता है। तो ये बात अच्छे से याद रखिएगा। छंद का उल्लेख जो सबसे पहले मिलता है वो कहां मिलता है? ऋग्वेद के दसम मंडल में और 90वें सूक्त में, जिसे पुरुष सूक्त कहते हैं, उसके 9वें मंत्र में हमें ये देखने को मिलता है। मित्रों आप लिखिएगा। मैटर इतना बढ़िया आप लोगों को मैं उपलब्ध कराऊंगा, क्योंकि आप लोग जो है ना, कोई भी तड़क भड़क चीज बताता है वहां पर आप चले जाते हो। ऐसा मेरे पास नहीं है। मैं ऑथेंटिक लिखाने वाला इंसान हूं। मैं आपको बता देता हूं, वो डिटेल से मैं लिखवाता हूं। तो मेरे से वही जुड़ता है जो डिटेल से पढ़ता है, और आपको समझ में आएगी चीजें, क्योंकि मैंने हिंदी साहित्य के इतिहास की पूरी क्लासेस डाली हुई है यूट्यूब चैनल पर ही। आप देखिए 5-5 घंटे 8-8 घंटे की क्लासेस डली हुई है और बच्चों ने बहुत सराहना करी है उस चीज की। तो आपको मजा आएगा। तो लिख लिया यहां तक। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अब आता है यहां पर छंद को जो है क्या कहा जाता है वेद के अनुसार। हम बात करें, आगे लिखते हैं छंद को वेद का पाद यानी कि पैर माना गया है। तो याद हो जाएगा, छंद को जो है वेद में जो है क्या माना गया है? उसका पैर माना जाता है, उसका पाद माना जाता है। अब छंद के जो जनक हैं वो कौन है? सबसे पहले अलग अलग बात है इसमें, तो अलग अलग याद रखना। वैदिक छंदों के अनुसार उसका जनक कौन है, और अभी जो है वर्तमान के अनुसार उसका जनक किसको माना जाता है, ये चीज हमें यहाँ पर पता होनी चाहिए। तो लिखें यहाँ पर छंद के जनक। अब छंद के जनक दो तरह से हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले लिखिए वैदिक छंदों के जनक। वैदिक छंदों के जनक किसको माना जाता है? ब्रह्मा जी को माना जाता है। किसको माना जाता है? ब्रह्मा जी को माना जाता है। अब दूसरी बात करेंगे लौकिक छंदों की। लौकिक छंदों का जनक जो है किसको माना जाता है? पिंगल मुनि को माना जाता है। पिंगल मुनि को माना जाता है। ठीक है, आज ही हमने काव्य शास्त्र स्टार्ट किया है, तो इसको ध्यान रखना भैया ना। किसको माना जाता है? पिंगल मुनि को। तो वैदिक छंदों का जनक तो ब्रह्मा जी को माना जाता है और लौकिक छंदों का जनक पिंगल मुनि को माना जाता है, और सबसे ज्यादा यही बात आती है। ठीक है ना। तो पिंगल मुनि को लौकिक छंदों का जनक माना जाता है। यहां तक बात आपको समझ में आ भी गई होगी।
आगे बढ़े इसी क्रम में। ठीक है, चलिए आगे लिखते हैं। पिंगल मुनि का जो समय है, पिंगल मुनि का समय, पिंगल मुनि का समय 700 ईस्वी पूर्व, 700 ईस्वी पूर्व है, तथा उनकी रचना, तथा उनकी रचना, आप सबको पता है उनकी रचना कौन सी है? छंदः सूत्र। कौन सी रचना है? छंदः सूत्र है, ये रचना उनकी है। फिर आगे लिखिए इसी क्रम में, पिंगल मुनि, पिंगल मुनि के नाम पर, पिंगल मुनि के नाम पर छंद को हम लोग क्या कह देते हैं? पिंगल भी कहते हैं। पिंगल तथा, पिंगल तथा छंद शास्त्र को, छंद शास्त्र को, छंद शास्त्र को क्या कहते हैं? पिंगल शास्त्र, पिंगल शास्त्र के नाम से भी, नाम से भी जाना जाता है। यह आप सबको पता होगा कि पिंगल मुनि का समय 700 ईस्वी पूर्व तथा उनकी रचना छंद सूत्र थी। ठीक है, और पिंगल मुनि के नाम पर ही हम लोग छंद को पिंगल भी कहते हैं और छंद शास्त्र को हम पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। तो ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए। स्टार्टिंग हमने करी है और अच्छा मैटर आपको मिलेगा, बस विश्वास कीजिए। पूरा काव्य शास्त्र आपको ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 दिन में खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है ना, तो विश्वास रखिए, आगे बढ़ते जाइए बस। ठीक है, यहां तक की बात सारी हो गई। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर छंद के जो अंग है उनको लिखते हैं, छंद के अंग। अब छंद के अंग कितने होते हैं? तो छंद के जो अंग है वो 8 अंग हम लोगों ने यहाँ पर देखे हैं। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए, यहाँ पर पूरे छंद के अंगों को लिखिए। सबसे पहले गति है, दूसरा है यति है, तीसरा आपका लय है, चौथा आपका तुक है, पांचवा आपका चरण है। ठीक है, इसके बाद में छठा आपका हो जाएगा वर्ण। वर्ण को यहाँ पर मैं बताऊंगा किस तरह से वर्ण यहाँ पर हुए। सातवां आपको जो है मात्रा है और आठवां आपका जो है गण है। तो ये छंद के 8 अंग है, गति, यति, लय, तुक, चरण, वर्ण, मात्रा और गण। तो ये पूरे के पूरे 8 वर्ण, 8 हम इसके मानते हैं अंग। अब यहाँ पर पहले आप लोग एक उदाहरण लिखिए, उसके बाद में इन सबको यहाँ पर समझेंगे। उदाहरण लिखिए, सबसे पहले एक उदाहरण लिखिए। वो सिंपल सा उदाहरण है, आप सबको भी पता है। रहीमन धागा प्रेम का, रहीमन धागा प्रेम का, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो, मत तोड़ो छिटकाए, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, 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 जुड़े गांठ पड़ जाए, जुड़े गांठ पड़ जाए, पड़ी जाए। तो एक उदाहरण मैंने लिखा है और इससे हम लोग समझेंगे इन सारे ही अंगों को, जो भी छंद के जो अंग हैं 8 के 8। आपसे भी पूछ ले जाते हैं छंद में कितने अंग होते हैं, तो 8 होते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे हम छंद के अंगों में, और छंद के अंगों में सबसे पहले जो है वो क्या आता है? गति। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग? गति लिखेंगे, गति के बारे में। तो चलिए गति की परिभाषा, गति के बारे में समझते हैं। किसी काव्य पंक्ति में, किसी काव्य पंक्ति में, किसी काव्य पंक्ति में लिखिए। पूरी डेफिनेशन अच्छे से लिखाऊंगा, हर चीज को स्पष्ट करूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, हर चीज लिखाने वाला हूं मैं, है ना। किसी काव्य पंक्ति को
किसी काव्य पंक्ति को बिना विराम के जहां तक पढ़ा जाता है, बिना विराम के जहां तक पढ़ा जाता है, बिना विराम तक जहां तक पढ़ा जाता है, वह दूरी गति कहलाती है। वह दूरी क्या कहलाती है? गति कहलाती है। गति को जो है हम लोग प्रवाह भी कहते हैं, इस बात का ध्यान रखना। गति को प्रवाह भी कहते हैं, गति को प्रवाह भी कहते हैं। अब मैं आपको यहां पर बताता हूं रहीमन धागा प्रेम का। बताओ यहां से यहां तक मैंने इसको बिना विराम के पढ़ा, इसको मैंने क्या पढ़ा? यहां से यहां तक मैंने क्या पढ़ा? बिना विराम के पढ़ा ना। तो रहीमन धागा प्रेम का अविराम लग गया यहां पर, तो ठीक है। इसके बाद में बात करें मत तोड़ो छिटकाए, फिर मैंने यहां से यहां तक बिना विराम के पढ़ा, वहां से वहां तक बिना विराम के पढ़ा। तो ये होती है गति। मैं इसमें कहीं रुका नहीं हूं, रहीमन धागा प्रेम का, ठीक है ना। तो मैं इसमें बीच में कहीं नहीं रुका। तो ये है गति, जहां तक बिना जिस दूरी तक बिना विराम तक पढ़ा जाए वो होती है गति। यहां तक बात समझ में आ गई। गति को हम लोग जो है प्रवाह भी कहते हैं, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये पहला अंग हो गया है इसका। और अब हम दूसरे अंग की बात करते हैं, और दूसरा अंग जो आता है वो है हमारा यति। दूसरा अंग क्या है? यति है। चलिए यति के बारे में लिखते हैं। काव्य पंक्ति को पढ़ते समय विराम हेतु जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, विराम हेतु जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, काव्य पंक्ति को पढ़ते समय विराम हेतु जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, उस चिन्ह को क्या कहते हैं? यति कहते हैं। उस चिन्ह को क्या कहते हैं? यति कहते हैं। अब आप सबको पता होगा कि यति जो होती है वो 3 प्रकार से होती है। कैसे होती है? देखो, यति 3 प्रकार की होती है, यहां पर लिख लो। यति 3 प्रकार की होती है। यति जो है 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले होती है अर्ध यति। अर्ध यति का मतलब होता है ये जो होती है ये विषम चरणों में होती है। किसमें होती है? विषम चरणों में होती है भाई। दूसरी होती है यहां पर पूर्ण यति, ठीक है, इसको लिख लो। ये सम चरणों में होती है, सम चरणों में होती है, ठीक है। और तीसरा लिखो परिपूर्ण यति। कौन सी होती है? परिपूर्ण यति। ये जो होती है छंद की समाप्ति पर होती है। कहां होती है? छंद की समाप्ति पर होती है। तो इसको याद रखना। जो यति होती है उसके 3 प्रकार होते हैं, अच्छे से आपको पता होना चाहिए। और एक तो होती है अर्ध यति जो विषम चरणों में होती है, एक होती है पूर्ण यति जो सम चरणों में होती है, और एक परिपूर्ण यति होती है जो छंद की समाप्ति पर होती है। यति का मतलब आपको मैं बता देता हूं। ये देखो, ये हमने एक दोहा लिया था, यहाँ पर अच्छे से मैंने लिखा भी था, रहीमन धागा प्रेम का। अब यहाँ पर हम लोगों ने कोमा लगा दी, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है? पूर्ण हो रहा है। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पर ये पूर्ण हो रहा है, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा है, अच्छे से पढ़ो इसको, यति को। काव्य पंक्ति को पढ़ते समय विराम हेतु जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, यहां पर कोमा लग रही है ना, तो पहले और जो है पहले और तीसरे वर्ण में तो क्या होती है? कौन सी यति होती है? कोमा लग रही है, तो अर्ध यति मानेंगे हम इसको। और दूसरे और चौथे में पूर्ण यति होती है, क्योंकि पूर्ण विराम लग रहा है।
तो ये चीजें समझने योग्य हैं भाई, इनको अच्छे से समझ लो क्योंकि ये कोई भी नहीं समझाएगा आपको। तो विषम चरणों में पहले और तीसरे में तो क्या होती है, अर्धयति होती है। सम चरणों में क्या होती है, पूर्ण यति होती है, ठीक है ना। और परिपूर्ण यति क्या होती है, जो लास्ट में पूरा खत्म, फोर्थ चरण में दो हम लोग जो डंडे खींच देते हैं उसको कहते हैं हम लोग जो है पूर्ण यति। यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसी क्रम में। अब कौन सी आती है हमारे पास, यहां पर इसके बाद में जो अगला है वो है लय, ठीक है। तीसरे नंबर पर आता है लय। लय के बारे में तो आप लोग सब जानते होंगे, डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी लय की। स्वरों के उतार चढ़ाव, स्वरों के उतार चढ़ाव को लय कहते हैं। स्वरों का जो उतार चढ़ाव है उसे हम क्या कहते हैं, लय कहते हैं। लय से छंद या काव्य की ग्राह्यता बढ़ जाती है, ग्राह्यता बढ़ जाती है, ये बहुत अच्छी बात है। और लय मुक्त जो छंद के लिए महत्वपूर्ण है, और जो लय है जो है वो मुक्त छंद के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो मुक्तक छंद होते हैं ना, उनमें अगर लय नहीं है ना तो फिर वो पद्य में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसलिए उनमें लय होना बहुत जरूरी है। तो जो मुक्तक छंद है, यानी कि जिसको हम लोग एक तरह से छंद से मुक्त मानते हैं उस पद्य को, लेकिन अगर उसमें लय नहीं है तो फिर वो डेफिनेटली जो है ना गद्य में चेंज हो जाएंगे, फिर वो पद्य नहीं रहेंगे, इसलिए उसमें लय होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो हम जिस लय से उसको पढ़ते हैं, जिस तरीके से उसको पढ़ते हैं, वो चीज उसमें देखी जाती है, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आई। लय हो गया, इसके बाद में हम लोग देखते हैं तुक। चौथे नंबर पर क्या है, तुक है भाई, ठीक है। हर चीज की डेफिनेशन लिखा रहा हूं मैं आपको, लिखे यहां पर तुक में। तुक में हम लोग लिख लेते हैं, अलग पेन से लिख देता हूं ताकि आपको याद रहेगा। चरणों के अंत में, चरणों के अंत में एक समान ध्वनि या वर्ण का आना, वर्ण का आना, एक समान ध्वनि या वर्ण का आना तुक है, ठीक है। तुक से छंद में, तुक से छंद में लय का समावेश होता है। लय का क्या होता है, समावेश होता है। समझ में आ जाएगी बात आपको। चरणों के अंत में एक समान ध्वनि आएगी, जैसे रईमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े घाट पर जाए। तो पीछे देखो ए आ रहा है, तो या तो सेम वर्ण आएगा या फिर ध्वनि आएगी, तो इसे कहते हैं हम लोग यहाँ पर तुक, ठीक है ना। चरणों के अंत में एक समान क्या आएगी, ध्वनि आएगी या फिर वर्ण का आना ही क्या कहलाएगा, तुक कहलाएगा। और तुक से ही छंद में क्या आती है, लय आती है भाई, ये अच्छे से आपको ध्यान रखना है। चलिए अब अगला आता है यहाँ पर पांचवें नंबर पर चरण। चरण तो आप लोग सब समझते हो, इनको सब जानते हैं, पर लिखाना बहुत जरूरी है ना। जैसे तुक में मेरी बहु बाधा हरो नागरी राधा सोई, मेरी बहु बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरि दुति होई। तो यहाँ पर सोए, सोए आ रहा है ना पीछे, तो वहां पर ओ भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, तो लास्ट वाले में भी ओ भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, ये चीजें आपको देखनी है। अब चरण में क्या होता है, यहां पर देखो, छंद का चतुर्थ अंश, चतुर्थ अंश चरण कहलाता है। छंद का जो है चतुर्थ अंश क्या कहलाता है, चरण कहलाता है, ठीक है। लिखो, किसी छंद में न्यूनतम चार चरण होते हैं।
किसी छंद में जो है न्यूनतम कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं भाई। तो ये अच्छे से आपको याद रखना है। चरण हम लोग सारे पूरे 8 अंगों की डेफिनेशन में आपको लिखा रहा हूँ। सबसे बेस्ट बात ये है, आप लोग इसको स्पीड के साथ देख सकते हो, स्पीड के साथ लिख सकते हो, कोई परेशानी यहाँ पर नहीं होगी। चरण हो गया। आपके छठे नंबर पर हो जाएगा वर्ण। वर्ण को अच्छे से समझ लेना, यहाँ पर वर्ण का मैटर क्या है भाई। यहाँ वर्ण वो वाला वर्ण नहीं है जो हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। यहाँ वर्ण जो है वो छंद शास्त्र के अनुसार हम लोग वर्ण को समझेंगे। इस बात का आप लोग यहाँ पर ध्यान देना। तो वर्ण यहाँ पर क्या है? स्वर, स्वर मुक्त, स्वर मुक्त या युक्त, मुक्त कह दो या युक्त, स्वर युक्त, ठीक है। लिखित ध्वनि, लिखित ध्वनि क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। वर्ण है, ये तो सबको पता है कि भाई स्वर युक्त लिखित ध्वनि क्या कहलाएगी? वर्ण कहलाती है। लेकिन यहाँ पर वर्ण का मतलब क्या होता है हम लोग समझेंगे छंद शास्त्र के अनुसार। छंद शास्त्र के अनुसार, छंद शास्त्र के अनुसार हम लोग समझते हैं वर्ण होता क्या है। एक यहाँ पर हम लोग जो है एक दोहा लिखेंगे। दिवस का अवसान समीपता, देखो दिवस का अवसान समीपता, दिवस का अवसान समीपता, गगन था लोहित हो चला, गगन था कुछ लोहित हो चला, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरुशिखा, तरुशिखा पर थी, तरुशिखा पर थी अवराजती, तरुशिखा पर थी अवराजती कमलिनी कुल वल्लभ की, वल्लभ की प्रभा, कमलिनी कुल वल्लभ, वल्लभ की प्रभा। अब यहां पर देखो, यहां सभी जगह पर जो है ना स्वर युक्त लिखित ध्वनि, ये सभी वर्ण हैं, सभी वर्ण हैं। लेकिन यहां पर क्या आ रहा है? आधा वर्ण आ रहा है। अब ये स्वर युक्त नहीं है। जब स्वर युक्त नहीं है तो हम इसे वर्ण नहीं मानेंगे, इस बात का ध्यान रखना। बाकी सब जगह वर्ण है लेकिन ये स्वर युक्त नहीं है, तो जो भी आधा वर्ण आएगा ना उसको हम लोग वर्ण मानेंगे नहीं। वहां पर ना तो मात्रा लगाएंगे ना उसमें वर्ण में उसको गिनेंगे। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी 100%। इसको हम लोग कहीं से कहीं कुछ भी मानने वाले नहीं हैं। तो लिख लेना इसको वर्ण के रूप में। अब अगला यहाँ पर जो आता है वो आता है गण। कितने नंबर पे आगे थे हम लोग? ये हो गया था अपना छठा हो गया है ना, सातवां चलेगा। अब 7वें नंबर पे लिखो गण। 7वें नंबर पर हम लोग गण लिखेंगे। 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। 3 वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं? गण कहते हैं। 3 वर्णों का जो समूह होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? गण कहते हैं। ये सबको पता है। गण के 8 भेद होते हैं, लिख लो। गण के 8 भेद होते हैं। गण के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं, जिन्हें निम्न सूत्र से, जिन्हें निम्न सूत्र से, जिन्हें निम्न सूत्र से या निम्न सूत्र के माध्यम, निम्न सूत्र से ज्ञात किया जाता है। अब ये सूत्र आप सबको पता भी है कि निम्न सूत्र के माध्यम से ज्ञात किया जाता है, अच्छे से सबको पता है। ये माता राजभान सलगा, ये माता राजभान सलगा, ये माता राजभान सलगा। जो पीछे जो 2 वर्ण हैं इनको हम लोग नहीं गिनते हैं, तो इसको हम लोग, इनका कोई भी वर्ण नहीं बनता, इसको बोल देते हैं दग्धाक्षर।
क्या बोल देते हैं, इनको दग्धाक्षर बोल देते हैं, क्योंकि इनका कोई गण नहीं बनता। तो यहाँ पर एक एक वर्ण को जो है हम गण के रूप में गिनते हैं, एक एक वर्ण गण के रूप में होता है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 होते हैं। वही मैंने भी आपको क्या बताया, कितने, 8 भेद होते हैं। अब एक एक को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अगर ये लिखा हुआ है तो ये गण हो जाएगा, म लिखा हुआ है तो मगण हो, पीछे गण शब्द को जोड़ देना है। तो ये का मतलब ये गण, म का मतलब मगण, त का मतलब तगण, र का मतलब रगण, ज का मतलब जगण, भ का मतलब भगण, न का मतलब नगण, स का मतलब सगण। तो ये 8 होते हैं, सबके पीछे ज जोड़ दे, सॉरी गण जो गण जोड़ देना है। अब इनका हम लोग कैसे बनाएंगे, तो पहले को लेंगे, उसके बाद वाले 2 ले लेंगे, फिर तो ये क्या हो जाएगा, य माता, तो इसको बोल देंगे यगण। इसी तरह से फिर म को लेंगे तो मा ता रा, तो ये हो जाएगा मगण। फिर त को लेंगे तो ता रा ज, तो ये हो जाएगा तगण। तो इसी तरह से इनकी मात्राएं भी बनाई जाती है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, ये लिखा रहने देना इसको, और मैं आपको एक डायग्राम सा बना देता हूं यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर तो सूत्र का हम लोग लिख लेते हैं, य का क्या बनेगा, य माता, तो यहाँ पर तो लिख लो गण, यहाँ पर तो क्या लिखोगे, गण लिखोगे, ठीक है। इसके बाद में मात्रा सूत्र गण मात्रा, तो गण मात्रा यहाँ पर लिख लो। तो इसकी मात्रा कितनी लगाएंगे, यह माता की 1 2 और फिर 2, 1 2 और फिर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ लिखो मात्राओं की संख्या, मात्राओं की संख्या कितनी है, मात्राओं की संख्या कितनी है, तो 5 हो जाएगी मात्राओं की संख्या इसमें। और यहाँ पर लिख लो उदाहरण, ठीक है। तो इसका उदाहरण लिखो, हमेशा, एक शब्द है हमेशा, अगर इसमें लगाएंगे तो 1 2 2 इस तरह से लग जाएगी ना। तो ये हो गया गण, तो ये माता, गण की मात्रा ये हो गई। अगर मैं बात करूं अब ये माता के, मैं डायरेक्ट यहाँ पर वही लिख देता हूं आपको, ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी भाई, है ना। तो यहाँ पर मैं वही लिख देता हूँ सीधा, ताकि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो य से तो ये माता लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग यगण, बस। ये आपको इसी तरह से टेबल बना लेनी है, ताकि कोई समस्या आपको नहीं आए। पूरी टेबल इसी तरह से बना लो भाई, ठीक है ना। इसके बाद में यहाँ पर दूसरा क्या आया, सूत्र के अनुसार देखो म, तो यहाँ पर म है, म से क्या बनेगा, मा तारा, मा तारा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, मगण, ठीक है। मगण में तीनों क्या आ जाएंगे आपके, मगण, मगण में देखो क्या आएगा, तीनों, तीनों में मात्रा लग रही है, इसका मतलब तीनों में अवग्र का चिन्ह आएगा। इसको डबल बोला जाता है, और जो लघु है उसको एक गिना जाता है, और जो यश की तरह बना हुआ है इसको इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुरु बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, लघु। तो गुरु में 2 गिने जाते हैं, और एक में जो एक डंडा है इसका मतलब उसको एक ही गिना जाता है। इस बात का ध्यान रखो। मात्राओं की संख्या इसमें कितनी है, 6 हैं, 2 गिनेंगे ना तो कितनी मात्राएं होगी, 6 हो गई। तो इसका अगर हम बात करते हैं उदाहरण, तो क्या होगा, पांचाली, ठीक है। इसमें आप लगा लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ पर क्या आया, दिख रहा होगा ना सबको, चलो थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। इसके बाद में मगन के बाद में क्या आया, त, तो त से क्या बनेगा, ताराज, ताराज, तो यहाँ पर क्या बना, तगण, गण तो तगण हो गया, लेकिन अगर इसकी बात करें तो कितनी मात्रा लगेगी, यहाँ पर 2 2 और 1, यानी कि यस एस और ये कितनी हो गई, 5। अगर इसका हम लोग जो है उदाहरण देखते हैं तो क्या बनेगा, राजेश। कोई समस्या नहीं है यहां तक। इसके बाद में फिर क्या हो जाएगा, इसके बाद में क्या हो जाएगा, देखो त हो गया, अब इसमें हो गया रा, रगण, तो र से बनेगा यहाँ पर क्या बनेगा, राजभा, राजभा, तो यहाँ पर रगण कितनी मात्रा लगेगी, रगण में 2 1 2, इसमें भी वही 5 हो जाएगी। और इसका उदाहरण देखेंगे तो क्या हो जाएगा, वासना, ठीक है। र हो गया यहाँ पर, यानी कि रगण हो गया। रगण के बाद में चलो ज पे, तो क्या हो जाएगा, जभान, तो ज से क्या बनेगा, जभान,
तो ये क्या हो जाएगा, जगण। ठीक है, कितनी लगेगी, 1 2 1, 1 2 1, कितनी हो गई, 4 हो गई। तो 4 हो गई यहाँ पर। इसका क्या बनेगा, उदाहरण में लिख लो सुरेश, यहाँ पर सुरेश हो जाएगा। इसके बाद में ज पे आगे हम लोग, फिर भ पे लिखो, ये भ से क्या बन रहा है, भानस। ठीक है, तो कितनी हो गई, इसका क्या बनेगा, भगण। भगण हो जाएगा, कितनी लगेगी, 2 1 1, 2 सॉरी 2 1 1। ठीक है, कितनी हो गई, इसमें भी वही 2 और इसमें भी 4 हो गई। इसका बन जाएगा भारत। ठीक है, इसके बाद में भ के बाद में क्या है, न, तो न आया। न से क्या बनेगा, न स ल गा, तो नसल। तो न स ल, तो कितनी लगेगी, यहां पर क्या बनेगा, नगण। ठीक है, नगण में क्या होगा, 1 1 1, 1 1 1 हो जाएगा। तो कितनी मात्रा होगी, 3। तो 3 मात्राओं का क्या लिख देंगे हम लोग, भरत। 1 1 लग जाएगी ना इसमें। इसके बाद में फिर क्या आया, स से क्या बनेगा, स ल गा, स ल गा। ठीक है, तो इसमें 1 1 2, तो इसमें क्या बनेगा, सगण, सगण। इसमें क्या बनेगा, 1 1 2, तो कितनी हो गई, 4। और इसका उदाहरण आप लिख सकते हो, सरिता। इनमें भी लगा के देख लेना आप लोग। यहां पर भी देखो, यहां पर भी क्या हो जाएगी, 2 2। ठीक है, 2 लग जाएगी, तो 6 हो गई। इसमें भी कितनी हो गई, 2 2 1। इसमें कितनी होगी, 2 1 2। इसमें कितनी हो गई, 1 2 1। इसमें 2 1 1। इसमें 1 1 1। इसमें 1 1 2। तो इस तरह से इनमें लग जाएगी मात्रा। तो ये पूरी की पूरी टेबल है, पूरे के पूरे गण हैं इसके अंदर, और पूरे 8 के 8 मैंने आपको बता दिया है, देख लो इसमें। ठीक है भाई, काउंट कर लो इनको, पूरे मेरे हिसाब से 8 ही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। पीछे वाले को नहीं गिना जाता, दग्धाक्षर उसको हम लोग मान लेते हैं। ठीक है ना, तो ये अच्छे से टेबल बना लेना, देख लेना, अच्छे से समझ लेना। और अब लास्ट हमारा आता है, कौन से नंबर का आता है, अब लिख लो। अब लास्ट वाला आता है अपना 8वें नंबर पर, उसे हम लोग कहेंगे, जो छंद के अंग थे उसमें 8वें नंबर पर आएगा मात्रा। लिख लिया होगा आप लोगों ने, मैं ऊपर कर देता हूं इसको, आप लोग रोक करके आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। 8वें नंबर पर आएगा मात्रा। ठीक है, मात्रा क्या होती है, वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय, सबको पता है। लिखो, वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय, वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा कहलाता है, ये सबको पता है, मात्रा कहलाता है। वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय क्या कहलाता है, मात्रा कहलाता है। लेकिन काव्य शास्त्र में मात्रा के आधार पर वर्ण के 2 भेद होते हैं। काव्य शास्त्र में मात्रा के आधार पर वर्ण के 2 भेद होते हैं। याद रखना, काव्य शास्त्र में मात्रा के आधार पर वर्ण के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। आप सबको पता है, एक तो क्या होता है, लघु, सबको पता है ना, लघु होता है। और एक क्या होता है, गुरु होता है। ठीक है, एक क्या होता है, गुरु। इसको 1 गिना जाता है, इसको 2 गिना जाता है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है भाई, हो जाएगा। अब इसके बाद में हम लोग कहाँ पर लघु लगाएंगे, कहाँ पर गुरु लगाएंगे, ये हम लोग अगली क्लास में देखते हैं। कि पूरी की पूरी जानकारी में आपको पूरी कंप्लीट, एक भी यहाँ पर नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। ठीक है ना, बस आप बने रहिए और समझते रहिए। तो आज इस क्लास को हम लोग यहीं एंड करते हैं। फिर इसके बाद में वो नियम लिखेंगे हम लोग, मात्राओं के, वर्णों के जो भी नियम हैं सारे के सारे वो लिखेंगे, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो मित्रों आप जुड़िए निश्चित रूप से। 100% आज हमने छंद शुरू किया है और 100% कोर्स भी आपका होगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।